Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 32 of the lecture series of daily 10 questions. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम आज का. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड करेक्ट अबाउट द डेमसेट्स व्यू ऑफ कंसंट्रेशन एंड मोनोपोली पावर. डेमसेट्स ने जो कंसंट्रेशन और मोनोपोली पे जो बात कही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. ऑप्शंस हमारे पास 4 गिवन है. पहला ऑप्शन क्या है, सुपीरियर एफिशिएंसी प्रोड्यूसेस बोथ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन एंड मोर प्रॉफिट. बी क्या है, कॉजुअल लिंक इज फ्रॉम कंसंट्रेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी. सी क्या है हमारा, कॉजुअल लिंक इज फ्रॉम एफिशिएंसी टू कंसंट्रेशन. एंड डी ऑप्शन क्या है, द कॉजुअल लिंक इज फ्रॉम एफिशिएंसी टू प्रॉफिट. तो इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है अकॉर्डिंग टू डेमसेट्स व्यू. समझते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन, देखते हैं. सो हैरोल्ड डेमसेट्स ने 1973 में पॉइंट आउट किया दैट इफ एन इंडस्ट्री हैज सम सुपीरियर फर्म्स, these firms will increase their share and their profit. अगर इंडस्ट्रीज सुपीरियर हैं और इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो ये फर्म्स क्या करेंगी, इनका शेयर इंक्रीज होगा, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और इंडस्ट्री का प्रॉफिट भी राइज करेगा. तो इंक्रीज कंसंट्रेशन मीन्स इंक्रीज्ड प्रॉफिट. और डेमसेट सुपीरियर एफिशिएंसी हाइपोथेसिस को कई बार एफिशिएंसी हाइपोथेसिस भी बोला जाता है. तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ चलें तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. क्या कह रहा है, सुपीरियर एफिशिएंसी प्रोड्यूस्ड बोथ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन एंड मोर प्रॉफिट. बी में हम चलें तो कॉजल लिंक इज फ्रॉम कंसंट्रेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये नहीं है हमारा. कॉजियल लिंक जो है वो एफिशिएंसी टू कंसंट्रेशन है या फिर एफिशिएंसी टू प्रॉफिट है. तो हमारे ए, सी और डी तो हमारे करेक्ट हैं ये डेमसेट्स व्यू के अकॉर्डिंग. हमारा बी जो है वो करेक्ट नहीं है डेमसेट्स व्यू के अकॉर्डिंग. सो ऑप्शन जो हमारा बी होता है वो करेक्ट होता है. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. हमें बताना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है फॉर एस्टिमेटिंग द इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजिंग द फॉर्मूला. आपके पास फॉर्मूला भी गिवन है, G इज इक्वल टू 1/n. n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स. ठीक है, उसके बाद n की पावर समीशन करना है 1 और मल्टीप्लाई उसको किससे करना है, n-2. n क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स, -2 और i का मतलब क्या है, फर्म. फर्स्ट फर्म है, सेकंड फर्म है, थर्ड फर्म है, फोर्थ फर्म है, उसके अकॉर्डिंग +1, फिर 1 प्लस करना है और S1 से मल्टीप्लाई करना है. S1 का मतलब शेयर क्या है, जैसे फर्म 1 का शेयर है 70, फर्म 2 का शेयर है 10, फर्म 3 का शेयर है 10, फर्म 4 का शेयर है 10. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं. हमें बोला है G इज इक्वल टू 1/n, मतलब 1/4 लेंगे, नंबर ऑफ फर्म्स है हमारी 4. और अब हम करेंगे अंदर जो फॉर्मूला है उससे 4 फर्म्स है, 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, और प्लस करनी है फर्स्ट फर्म और मल्टीप्लाई करनी है उसके शेयर से. तो पहली फर्म का शेयर कितना है, 70. अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे का कितना है, वो ही 4 - 2 मल्टीप्लाई हमारी सेकंड फर्म, उसमें प्लस करना है 1 और उसके शेयर से, उसका शेयर कितना है, 10 है. अगला अगर हम करें तो हमारी 4 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड वाली फर्म से, उसमें प्लस करेंगे 1 और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर से, और शेयर कितना है, थर्ड फर्म का 10 है. अगर हम अपनी फोर्थ फर्म देखें तो फोर्थ फर्म में प्लस का साइन होगा. फोर्थ फर्म में क्या है, फोर्थ फर्म में हमारा 4 - 2 मल्टीप्लाई हमारी फोर्थ फर्म, उसमें हम प्लस करेंगे 1 और फोर्थ फर्म का शेयर कितना है, वो ही 10 गिवन है. अगर हम अभी इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करना है. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो कैसे निकलेगा ये. अगर अब हम देखें तो G किसके इक्वल आएगा, G जो आएगा वो इक्वल आएगा 1/4 था हमारा. पहली जो हमने इक्वेशन सॉल्व की उसमें आया 210, फिर प्लस करके 10, फिर प्लस करके थर्ड हमारा जो आया था उसका आया था -10, फिर हम प्लस करेंगे और प्लस करके आएगा -30. अब इन सब की इक्वेशन
इन सबको अंदर को सॉल्व करना है और 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं 1/4 210 प्लस का 10 प्लस माइनस माइनस का 10 एंड देन प्लस माइनस माइनस का 30। ये आ गई हमारी इक्वेशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे 1/4 वही हमारा 1/4 रहा, अंदर का हमने देख लिया 210 प्लस 10 माइनस का 10 और माइनस का 30, ये हमारा निकला है। इसको सॉल्व करें तो हमारा आएगा 1/4, अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया तो आया हमारा 180। मतलब अब 4 को मल्टीप्लाई यहाँ से इसको अगर हम कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ये हमारा निकल गया गिनी कोफिशिएंट जो है 45। अब हम देखते हैं तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 45। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में रखा है G इज इक्वल टू 1/n लिया। n क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स है। उसके बाद n माइनस n मतलब 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई i हमारा क्या है फर्स्ट, हम फर्स्ट फर्म ली है फर्स्ट, प्लस हम करेंगे 1 से और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे पहली फर्म के शेयर से। पहली फर्म का शेयर कितना है 70। ऐसे ही ये 4th फर्म तक चलता रहेगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें करना है रिलेट द आइटम गिवन इन द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद रिगार्ड टू वेज थ्योरी। अब इन किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी वेज थ्योरी दी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी लिस्ट 1 में गिवन है आयरन लॉ ऑफ वेजेस, बी है हमारा वेज फंड थ्योरी, सी है हमारा सरप्लस वैल्यू थ्योरी और डी है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। लिस्ट 2 में हमारे सारे इकोनॉमिस्ट के नेम गिवन हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेविड रिकार्डो की, तो डेविड रिकार्डो ने 1772 से 1823 के बीच में थ्योरी दी थी और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिनको जाना जाता था अपनी वेज एंड प्रॉफिट थ्योरी के लिए। So he gives the labor theory of value, theory of comparative advantage and the theory of rent. So डेविड रिकार्डो और काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के बारे में भी किसने बात की थी, डेविड रिकार्डो ने बात की थी। अगर हम नेक्स्ट देखें J.S. मिल, तो J.S. मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ही पब्लिश्ड इन 1842 एंड उन्होंने किसके बारे में बात की थी, वेज फंड के बारे में, वेज फंड डॉक्ट्राइन के बारे में। तो मिल सॉल्यूशन टू इंक्रीजिंग द वेज रेट अबव द सब्सिस्टेंस लेवल इज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि सब्सिस्टेंस लेवल से अगर हम ज़्यादा वेज रेट कर रहे हैं मतलब हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक पाएंगे। अगर हमारी पॉपुलेशन फास्टर ग्रो हुई तो हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी और हमारे वेजेस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। अब चलते हैं मार्क्स की थ्योरी। मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी वो सरप्लस वैल्यू की दी थी। उनका क्या कहना था, सरप्लस वैल्यू इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू क्रिएटेड बाय द वर्कर्स इन एक्सेस ऑफ देयर ओन लेबर कॉस्ट विच इज अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट एज प्रॉफिट व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। कैपिटलिस्ट के लिए ये अच्छी बात है कि कैपिटलिस्ट को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और उसको अपनी कॉस्ट जो है कम से कम चाहिए। ठीक है, तो ये बात किसने, मार्क्स थ्योरी ने किसकी बात की थी, सरप्लस वैल्यू की। नेक्स्ट अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को दिया किसने था, J.R. हिग्स ने। ही वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस मीन्स द रिवार्ड फॉर लेबर बट लेटर ऑन प्राइसेस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, कैपिटल एंड जेवंस विटनेस्ड, वॉलरस, मार्शल, इन सब ने इस थ्योरी के बारे में बोला था, लेकिन जो पॉपुलर हुए वो हुए J.R. हिग्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले अगर हम आयरन लॉ ऑफ वेजेस की बात करें तो आयरन लॉ ऑफ वेजेस के बारे में किसने कहा है, डेविड रिकार्डो ने। दूसरा अगर हम कहें वेज फंड थ्योरी, तो वेज फंड थ्योरी के बारे में किसने कहा है, J.S. मिल ने। नेक्स्ट अगर हम सरप्लस वैल्यू की बात करें तो सरप्लस वैल्यू की बात किसने की है, कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात की है J.R. हिग्स ने। ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा और ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ेगी ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी है, वेज फंड थ्योरी किसने दी है, सरप्लस वैल्यू थ्योरी किसने दी है, बाकी और ट्रेड साइकिल थ्योरी किसने दी है, स्कम्पीटर ने दी है। इस तरीके से आपको याद रहे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी 3, 1, 4 एंड 2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो आप PDF फाइल में ले सकते हो। ठीक है, आप PDF फाइल ले सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर। लेबर की सोशल सिक्योरिटी में जो जो चीज़ें आती हैं इनमें से वो कौन सी नहीं है। ए ऑप्शन है हमारा वेज, बी है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट, सी है हमारे पेंशन और डी है हमारी इंडस्ट्रियल इंजरी। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ इज़ ए कंसेप्ट विच ओवर टाइम हैज़ गेन्ड इम्पोर्टेंस इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। पहले सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं करते थे कोई भी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सोशल सिक्योरिटी को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी। सो ब्रॉडली इट कैन बी डिफाइंड एज मेजर्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास है उसे प्रोटेक्शन भी तो मिलनी चाहिए अगेंस्ट कंटीजेंसीज। कोई भी लॉस होता है इंडस्ट्री में, अगर वो लॉस हो रहा है तो वर्किंग क्लास को फ़ायदा भी होना चाहिए कुछ ना कुछ उससे, लाइक रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, मैटरनिटी, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ, डिसेबलमेंट और बाकी कंडीशंस। तो अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट भी सोशल सिक्योरिटी में आता है, पेंशन भी सोशल सिक्योरिटी में आता है और इंडस्ट्रियल इंजरी भी सोशल सिक्योरिटी में आता है। बट वेजेस की बात करें तो वेजेस तो उसको मिलेंगे ही ना अगर वो काम कर रहा है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। वेज इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन सजेस्टेड एज द फीचर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंडोर्स्ड बाय UN स्टेटिस्टिकल कमीशन जुलाई 1993। UN स्टेटिस्टिकल कमीशन ने किस बारे में सजेशन नहीं दिया इनफॉर्मल सेक्टर्स के फीचर्स बताते वक्त। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज होगी वो इनफॉर्मल सेक्टर जो है। बी क्या है, नो कंप्लीट अकाउंट्स आर अवेलेबल दैट वुड परमिट अ फाइनेंशियल सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। सी क्या है, कॉजियल जॉब्स और जॉब्स ऑफ अ लिमिटेड शॉर्ट ड्यूरेशन। और डी क्या है, द एम्प्लॉयमेंट साइज ऑफ एंटरप्राइज इज बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी PDF है जो UN स्टेटिस्टिकल कमीशन ने दी है। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, वरना अगर इसका क्रक्स निकालें, इसका कंक्लूजन निकालें तो UN स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कैजुअल जॉब्स और जॉब्स ऑफ लिमिटेड शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं की। उन्होंने इस चीज़ का सजेशन नहीं दिया है कि जो हम लेबर रख रहे हैं उनके जो टाइम है, वर्किंग आवर्स हैं, वो शॉर्ट होने चाहिए, तो फिर वो प्रोडक्शन ही कैसे करेंगे। सो ऑप्शन सी हमारा इसमें जो है वो करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेयर इन द 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। अगर हम 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सी सोसाइटी है जो इंटरमीडिएट लेयर का काम करती है। ऑप्शन ए इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन बी इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑप्शन सी इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और ऑप्शन डी क्या है हमारा, नाबार्ड। अब हम चलें इसकी एक्सप्लेनेशन पे, तो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। सो एट द एपेक्स इज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन ईच स्टेट, जो क्या काम करते हैं, कॉपरेशन का, बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कॉपरेशन का काम करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और इंटरमीडिएट लेवल पे देयर आर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और विलेज लेवल की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं। तो आपसे इस बार जो इंटरमीडिएट लेयर की बात की गई थी उसमें तो हमारा आएगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन अगर आपसे नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए कि विलेज लेवल पे कौन है तो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। और अब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, और नाबार्ड क्या है हमारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं सो इंटरमीडिएट लेयर का करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है। इज ऑप्शन ए क्या है, बैंक्स रिजर्व एट सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी क्या है, मनी हेल्ड बाय द बैंक्स, ऑप्शन सी क्या है,
ऑल लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द बैंक्स, और डी क्या है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। ये तो सबको पता होगा हाई पावर्ड मनी कौन सी मनी होती है, फिर भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो हाई पावर्ड मनी और पावरफुल मनी एक ही बात है। इट रेफर्स टू दैट करेंसी दैट हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, जो गवर्नमेंट और आरबीआई जिससे इशू करती है। सो द सम पोर्शन ऑफ दिस करेंसी इज केप्ट अलोंग विद द पब्लिक वाइल रेस्ट इज केप्ट एज अ फंड ऑफ आरबीआई। कुछ तो पब्लिक के पास है और कुछ रिजर्व है बैंक के पास। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है, द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। नेक्स्ट अगर हम चलें अपने 58th क्वेश्चन पे, जो एजर्शन और रीजन पे बेस्ड है। एजर्शन हमारी क्या गिवन है, दैट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैव नॉट बीन एबल टू अट्रैक्ट मच पब्लिक सेविंग्स इन इंडिया। जो हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो पब्लिक की सेविंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। और इसका रीज़न क्या गिवन की है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर प्योर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड दे स्पेशलाइज इन द मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, कि ये एक इंटरमीडिएटर हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन किस में है कि वो पब्लिक सेविंग को मोबिलाइज करते हैं और किसके लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक सेविंग को मोबिलाइज करना इनका काम होता है। ये एक इंटरमीडिएटर है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज अट्रैक्ट नहीं कर पाती, इसका ये कोई रीज़न नहीं है क्योंकि वो इंटरमीडिएटर हैं इसलिए अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो बात तो हमारी दोनों सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, सो 3 रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स, 3 रोल होते हैं, आर टेकिंग डिपॉजिट फ्रॉम सेवर्स, लैंडिंग द मनी टू द बोरोवर, pooling the savings of many and investing in variety of stock, bond and other financial assets and making loans to small business and consumer। तो 3 काम होते हैं। पहला वो सेवर से उनके डिपॉजिट लेता है, फिर उसको बोरोवर को देता है, फिर उस सेविंग को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है स्टॉक में, बॉन्ड में या और फाइनेंशियल एसेट्स में, और लोन देता है स्मॉल बिजनेसमैन्स को या फिर कंज्यूमर्स को। तो हमारी एजर्शन और रीज़न जो बात है वो दोनों सही हैं, बट जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। अब अगर हम चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो कहता है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन। हमारे पास नीचे कोड्स हैं, हमें बताने हैं कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है। हमें यहाँ पे गिवन है द मेन फीचर्स ऑफ आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स के मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरआरबीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्पॉन्सर बैंक, यूजुअली पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक जो हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसमें, आरआरबी में। बी क्या है, आरआरबी ग्रांट डायरेक्ट लोन एंड एडवांसेस ओनली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिशियंस एंड एग्रीकल्चर लेबर्स। जो आरआरबी हैं वो लोन और एडवांस देते हैं किसको, सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, या रूरल्स में जो आर्टिशियंस हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, और एग्रीकल्चर लेबर्स को। थर्ड हमारा क्या है, द एरिया ऑफ आरआरबी इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड रीजन कंप्राइजिंग 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए स्टेट। एक स्टेट की एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस ईयर में एक और आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कितने आरआरबीज सबसे ज़्यादा हैं, ब्रांचेस कौन सी स्टेट में ज़्यादा है। अगर आपको याद है तो वो मेंशन करना कमेंट बॉक्स में कि आरआरबीज कौन सी स्टेट में ज़्यादा ब्रांचेस है उनकी, ऐसी कौन सी स्टेट है। फोर्थ हमारा क्या है, द लैंडिंग रेट ऑफ आरआरबीज आर नॉट हायर देन द प्रिवेलिंग लैंडिंग रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कौन सा फीचर जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको आरआरबी के सारे फीचर्स पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप ये बता सकते हो कि कौन सा क्या है, करेक्ट है। चलते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपके पास कोड गिवन है। सो देयर आर सम साइलेंट फीचर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। पहला अगर हम बात करें, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ रूरल बैंक इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड रीजन्स विच कंप्राइजेज ऑफ 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट। पहला, रूरल बैंक का जो एरिया होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है कि 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके हाथ में, पूरी स्टेट नहीं होती है। सेकंड अगर हम बात करें तो दीज बैंक्स कैन नॉट हैव अ लैंडिंग रेट विच इज़ हायर देन द प्रिवेलिंग लैंडिंग रेट
ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, मतलब वो भी उधार दे रही है, उससे ज़्यादा रेट आरआरबी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लैंडिंग रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे वो उधार दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ से ज़्यादा। थर्ड, अगर हम बात करें, द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दीज बैंक्स इज फिक्स्ड इन कॉन्सोनेंस विद द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ऑफ कंपेरेबल लेवल एंड द स्टेटस इन द एरिया। इनकी सैलरी स्ट्रक्चर, जो इन बैंक्स में जो काम कर रहे हैं लोग, उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, जिस तरीके से बाकी लोकल अथॉरिटीज़ का या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का होता है। फोर्थ क्या है? दे आर पब्लिक सेक्टर बैंक। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। पेड अप कैपिटल ऑफ ईच बैंक इज 25 लाख। हर बैंक की पेड अप कैपिटल 25 लाख होती है। 50% ऑफ कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी 50% पार्ट में कंट्रीब्यूशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट करती है 15%, और 35% कौन कंट्रीब्यूट करता है? स्पॉन्सरिंग पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, जो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक को स्पॉन्सरशिप देते हैं, पैसे देते हैं। तो इस तरीके से इनका जो शेयर है वो डिवाइड होता है। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना परसेंट कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट करती है 15%, 15% एंड 35% कंट्रीब्यूट करते हैं स्पॉन्सरिंग पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स स्पॉन्सर करते हैं किसको? आरआरबी को। तो अगर हम अपनी एक्सप्लेनेशन देखें तो आरआरबी में हमारी कौन सा कोड जो है इनकरेक्ट है। तो हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या कह रखा है कि आरआरबी का लैंडिंग रेट हाई होगा प्रिवेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये तो गलत है, हाई तो नहीं होगा, लो होगा हमेशा आरआरबी का, जो साथ में कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे। तो फोर्थ तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सिर्फ हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन ही करेक्ट है। मीन्स हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन। यहाँ पे भी आपके चार कोड्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिलेट किससे करता है? द टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। अगर आपने 12th में पढ़ा हो, 11th में पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है पार्ट। ठीक है, बीकॉम में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, हर जगह है। सो टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, पहली हमारी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन्स अगेंस्ट द सर्टेन सिक्योरिटीज। सर्टेन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो मार्जिन है वो डिसाइड करता है आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सेकंड क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस और अदर फाइनेंशियल अकोमोडेशन। ये डिटरमाइन करता है कि आप कितना एडवांस, कितना लोन जो है या फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हो। थर्ड क्या है? चेंजिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट रेट ऑन सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसेस। अपनी मर्जी से किसी भी टाइप ऑफ एडवांस पे, किसी भी टाइप ऑफ लोन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्थ क्या है? चेंजिंग द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट भी चेंज कर सकता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रेडिट कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं आरबीआई की। ठीक है, अब करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सो क्रेडिट कंट्रोल इन द इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल होता है वो किस लिए होता है? ताकि इकोनॉमी में क्या हो? फंक्शनिंग जो है स्मूथ हो, ताकि इकोनॉमी में ऐसा ना हो कि एक टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा है इकोनॉमी में और एक टाइम पे है ही नहीं। सो बाय यूजिंग क्रेडिट कंट्रोल मेथड आरबीआई क्या ट्राई करती है? टू मेंटेन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कि हमारी इकोनॉमी में मनी की क्या हो? स्टेबिलिटी हो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव कंट्रोल, जो रेगुलेट करता है वॉल्यूम ऑफ टोटल क्रेडिट, कि टोटल क्रेडिट कितना जाएगा। क्वालिटेटिव कंट्रोल दूसरा, जो क्या रेगुलेट करता है? फ्लो ऑफ क्रेडिट, कि कैसा फ्लो होगा, कि हम ज़्यादा पैसा मार्केट में डालना चाह रहे हैं, कम पैसा मार्केट में डालना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्लो डिसाइड करता है। क्वांटिटेटिव और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कौन कौन से मेथड्स इसमें इंक्लूड है? बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशोज। क्वालिटेटिव की बात करें या सेलेक्टिव मेथड की बात करें, सो इट इंक्लूड्स मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और डायरेक्ट एक्शन। तो यही हमारे जो हैं वो गिवन है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें बताना था क्रेडिट कंट्रोल हमें करना है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है? सो अगर हम बात करें तो फोर्थ, चेंजिंग द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक इसमें नहीं आएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट सही है, एडवांस हम मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारे करेक्ट होते हैं, मीन्स ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट है। सो 60th लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच।